देखो भैया, ये जो चैप्टर है ये है सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर उतना ही इजी लगेगा अगर जो डिमांड वाला चैप्टर था ना वो चैप्टर, और जो प्राइस इलास्टिसिटी वाला जो था, ये दोनों चैप्टर अगर डिमांड का बहुत अच्छी तरीके से कंसेप्चुअली तुम लोग को समझ में आ चुका है ना, तो ये चैप्टर तुम लोग को एकदम इजी लगेगा। क्योंकि जब हम लोग डिमांड चैप्टर को पढ़ रहे थे उस समय हम लोगों को कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ सोचना पड़ रहा था। अब कंज्यूमर खरीदेगा तो कोई तो बेचेगा, तो इस जगह पे हम लोग देखेंगे जो लोग सप्लाई कर रहे हैं, दैट इज प्रोड्यूसर्स लोग, तो वही लोग सप्लाई करते। तो इस जगह पे जो सप्लाई, जो लॉ ऑफ सप्लाई है और जो उसका इलास्टिसिटी है प्राइस के साथ, वही हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना होगा। और इस जगह पे जो पॉइंट ऑफ व्यू हम लोगों को दिमाग में सेट करना होगा वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू, प्रोड्यूसर्स या तो फिर सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, अगर हम लोग सेलर्स की जगह से सोचेंगे तो ये चैप्टर उतना ही इजी है और सेम कंसेप्ट है जैसा कि वो डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वही चैप्टर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, सब कुछ ऑलमोस्ट सेम है। चलो पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जो कंसेप्ट ऑफ सप्लाई, इसका डेफिनेशंस को थोड़ा देख लेते हैं। सेम डेफिनेशंस मिलेगा, देखना। सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी refers to the quantities of a commodity which producers or sellers are willing to produce and offer for sale at various price during a particular period of time। एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो एक प्रोड्यूसर या तो फिर सेलर बेचना चाहता है वेरियस प्राइस लेवल पे और ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, वही होगा उस प्रोडक्ट का सप्लाई। यही तो था ना डेफिनेशंस में। उस जगह पे था विलिंग टू बाई और इस जगह पे विलिंग टू प्रोड्यूस एंड ऑफर फॉर सेल। एग्जैक्टली, डेफिनेशंस जो है सेम है, सिर्फ इस जगह पे प्रोड्यूसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों को सोचना होगा। तो भैया हम लोग क्या करेंगे, ये चैप्टर को जब मूव करेंगे बार बार, डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उस जगह पे जो जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को सोचेंगे, लिंक करेंगे, उसके बाद इस जगह से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग इजीली ये प्रूफ हो जाएगा। अगर उसको दिमाग में रखेंगे तो ये बहुत ही इजी हो जाएगा। जैसे उस जगह पे जो डिमांड का डेफिनेशन था उसके बाद ही एक कैरेक्टरिस्टिक्स था कि इस डेफिनेशन से ये इंपॉर्टेंट चीज आ रहा है। तो इस जगह पर भी देखो ना, ये जो डेफिनेशन हुआ, ये वाला जो डेफिनेशन हुआ, इसके बाद कौन से इंपॉर्टेंट keywords आया, key points आया। There are three important aspects of supply which need to be noted in this definition of supply. First, supply is desired quantity, how much producers are willing to sell and not how much they actually sell। जो ये वाला पॉइंट है ना, ये willing to, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि एक प्रोड्यूसर कितना बेचना चाहता है, ये नहीं वो कितना बेच रहा है। तो जो सप्लाई हो, जो डिमांड है, उस जगह पे तो विलिंग टू बाय और विलिंग टू परचेज या तो फिर प्रोड्यूस है। ठीक ना, तो इस जगह पे जो पॉइंट है कि कितना वो बेचना चाहता है, इसीलिए ना बाद में जाके ये कंसेप्ट आएगा एंटी और एक्स। ठीक ना, एंटी एक्स यही ना आएगा इस कारण के लिए कि विलिंग टू प्रोड्यूस एंड सप्लाई फॉर सेल। तो इसीलिए बोल रहा है ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन से पहला जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है विलिंग टू सेल, दैट इज डिजायर्ड क्वांटिटी, कि वो सोच रहा है कि कितना वो बेचना चाहता है, इसलिए कितना वो मार्केट में प्रोड्यूस करके छोड़ना चाहता है, ऑफर करना चाहता है सेल के लिए। ठीक है, एक्चुअल सेल को इस जगह पे कंसिडर नहीं किया जाता है। सेकेंड, the second thing to note about supply is that supply is always expressed with reference to some price, obviously at different price level, उस प्रोडक्ट का जितना क्वांटिटी होगा। तो इसीलिए ना जो भी क्वांटिटी तुम सप्लाई करना चाहते हो उसको प्राइस, एक एक प्राइस लेवल में कितना, जैसे मान लो जब कॉपी का दाम 10 रुपीज होगा उस समय तुम इतना सेल करना चाहते हो, जब उसका दाम बढ़ के 12 होगा तब उस समय इतना क्वांटिटी तुम सेल करना चाहोगे। तो ये एक एक अलग अलग प्राइस लेवल में तुम कितना सप्लाई करना चाहते हो, वही एक इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, थर्ड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है लाइक डिमांड। देखो लाइक डिमांड, डिमांड के जैसा ही
सप्लाई इज ए फ्लो वेरिएबल, तभी ना जाके ये वाला वर्ड आया एट ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि ये फ्लो कंसेप्ट है, ये स्टॉक कंसेप्ट नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है, ये जो तीनों पॉइंट है, ये तीनों पॉइंट बहुत अच्छी तरीके से हम लोग को समझ में आ चुका है, ठीक है। तो अब देखो सेकेंड जो पॉइंट है उसमें क्या है, इंडिविजुअल एंड मार्केट सप्लाई। हम लोग क्या करेंगे, पूरा उल्टा कर देंगे, डिमांड के साथ रिलेट करके हम लोग सीखेंगे ना, तो हम लोग इस जगह पे सप्लाई को डिमांड से रिप्लेस कर देंगे, इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड। ऑब्वियसली उस समय क्या था, जॉय का डिमांड, दैट इज हाउस होल्ड का डिमांड, क्योंकि इस जगह पे इंडिविजुअल मतलब इकोनॉमिक्स में क्या कंसिडर किया जाता है, हाउस होल्ड। जॉय का जो फैमिली है उन लोग का डिमांड, रोशन का फैमिली का डिमांड, अंकित का फैमिली का डिमांड। तो ये जो इंडिविजुअल डिमांड है वो सब अलग 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 डिमांड है, ठीक है। जब उसको हम ऐड कर देंगे, इंडिविजुअल डिमांड प्लस इंडिविजुअल डिमांड प्लस इंडिविजुअल डिमांड, तो आ जाएगा मार्केट का टोटल डिमांड उस प्रोडक्ट के ऊपर में, वही पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में और वही पर्टिकुलर प्राइस में, प्राइस लेवल में, तो वही होगा मार्केट डिमांड, सॉरी मार्केट डिमांड, या तो फिर इस जगह पे सप्लाई। तो इस जगह पे इंडिविजुअल सप्लाई, इंडिविजुअल सप्लाई, इंडिविजुअल सप्लाई, मतलब एक एक प्रोड्यूसर कितना सप्लाई करना चाहता है सबको ऐड कर दो, मार्केट सप्लाई आ जाएगा। मार्केट में कितना वही प्रोडक्ट एट वेरियस प्राइस लेवल पे सप्लाई हो रहा है, होने वाला है, ठीक है, विलिंग टू प्रोड्यूस एंड ऑफर फॉर सेल। तो अब देखो, इंडिविजुअल सप्लाई रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी व्हिच अ फर्म इज विलिंग टू, सेम डेफिनेशंस, उस डेफिनेशंस में इंडिविजुअल को सिर्फ ऐड कर दिया, ठीक है। फर्म इज विलिंग टू प्रोड्यूस एंड ऑफर फॉर सेल एट ए पर्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड पीरियड। उस जगह पे इंडिविजुअल डिमांड था और इस जगह पे तो इंडिविजुअल कभी वो प्रोड्यूस नहीं करता ना, इस जगह पे फर्म को कंसिडर किया जाएगा। तो इसलिए फर्म प्लस फर्म प्लस फर्म प्लस फर्म इक्वल्स टू जितना भी टोटल सप्लाई होगा वो होगा मार्केट सप्लाई। अब देखो टोटल ऑफ फर्म सप्लाई, एग्जैक्टली। तो एबार की देखी, এবার আমরা পড়বো মার্কেট সাপ্লাই। The quantity that all the producers, all देखो ये वाला, all the producers are willing to produce and offer for sale at a particular price during a specified period is known as market supply or industry supply। क्योंकि हम लोग क्लास 11 में सीख चुके थे फर्म प्लस फर्म इक्वल्स टू इंडस्ट्री, ठीक है। तो इस जगह से हम लोग क्या सीख चुके हैं बहुत अच्छी तरीके से, सप्लाई का मीनिंग क्या है, इसका जो डेफिनेशन है, इसमें जो तीनों मेन इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है वो भी हम लोग का हो चुका है। उसके बाद सप्लाई का जो इंडिविजुअल और मार्केट सप्लाई होता है उसका भी डेफिनेशन हम लोग का बहुत ही अच्छा किया है। एग्जैक्टली, सप्लाई का दो भाग, एक इंडिविजुअल, एक माइक्रो सेंस में, एक मैक्रो सेंस में, डिमांड है 5 ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई। स्टॉक और सप्लाई, इसमें डिफरेंस क्या है, क्या डिफरेंस, कुछ नहीं, सप्लाई एग्जैक्टली। एक जगह पे जैसे मान लो भैया तुम लोग जो प्रोडक्शंस करते हो, रोशन तुम लोग जो प्रोडक्शंस करते हो, प्रोडक्शंस करने के बाद साथों साथ ही सब माल निकल जाता है नहीं ना, तो उसको क्या करते हो, एक जगह पे तुम रख देते हो। अब जैसे जैसे उसका ऑर्डर आते रहता है उस हिसाब से तुम क्या करते हो, सप्लाई करते रहते हो, ठीक ना। तो ये सिंपल सा जो टर्म है, हम लोग तो वर्ड एनालिसिस, तो जो वर्ड एनालिसिस हम लोग करेंगे उस वर्ड एनालिसिस से यही मीनिंग आ रहा है कि स्टॉक मतलब प्रोड्यूस होने के बाद रख देना, उसके बाद सप्लाई, जैसे जैसे ऑर्डर आएगा उस हिसाब से तुम सप्लाई करते रहो, ठीक है। एक बार पढ़ लेते हैं, सप्लाई शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद स्टॉक ऑफ द कमोडिटी। Stock of a commodity is the total amount of commodity available with the producers at a given time, at a given time, क्योंकि स्टॉक कंसेप्ट एक पर्टिकुलर पॉइंट में कितना प्रोड्यूसर्स तैयार करके रखा है, ठीक है। इट इज द पोटेंशियल सप्लाई अवेलेबल, इट इज द पोटेंशियल सप्लाई अवेलेबल विद द प्रोड्यूसर्स, ऑब्वियसली कि कितना वो सप्लाई कर सकता है, जितना प्रोडक्शन हुआ है, मान लो 1000 kg पेपर्स तैयार हुआ है, तो यही तुम लोग का स्टॉक है और यही पोटेंशियल सप्लाई है, क्योंकि इतना तुम सप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी डज नॉट कंप्राइज द एंटायर स्टॉक ऑफ द कमोडिटी बट ओनली द पार्ट ऑफ it which the producers are willing to, very important word, willing to bring into the market and offer for the sale at a particular price। अब मार्केट में मान लो जो कॉपी है वो कम दाम में चल रहा है, तो उस समय तुम लोग सोचोगे छोड़ यार अभी उतना माल बाजार में लेके नहीं जाना है उस प्राइस में बेचने के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, सप्लाई इज नॉट इक्वल्स टू द स्टॉक। बोलो 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 कि वो वाला अगर मतलब दाम घट गया तो हम बनाएंगे लेकिन कस्टमर नहीं छूटना। सही है, सही है, ये भी एक कंसेप्ट है क्लास 11 में जो हम लोग सीखे थे कि हम लोग को सब क्वांटिटी, सब वेरिएंट ऑफ गुड्स
हम लोग को तैयार करना है, क्योंकि वो कस्टमर ना हाथ से छूट जाए, ठीक है। वो कंसेप्ट इस जगह पे नहीं है। इस जगह पे बोल रहा है कि जो स्टॉक है और जो सप्लाई, ये दोनों सेम नहीं है, क्योंकि सप्लाई तुम उतना ही करोगे, मार्केट में जितना चीज है उसका दाम है, उसमें तुम कितना बेचना चाहते हो, तो वो कहां से लेके आओगे? जितना तुम प्रोड्यूस करके स्टॉक करके रखे उसी जगह से ना लेके आओगे। इसीलिए बोल रहा है सप्लाई इज नॉट इक्वल्स टू द अमाउंट ऑफ स्टॉक, ठीक है। अच्छा, thus the stock of a commodity is the total amount of it which the producers which supply is that part of the stock which is offered for sale। अब इसका मतलब वही होता है कि जितना तुम सप्लाई करोगे, जितना अल्टीमेटली सब सप्लाई को अगर ऐड कर दोगे तभी ना आ जाएगा उसका इक्वल्स टू स्टॉक, क्योंकि ऐसे ऐसे तो उसको निकालोगे, ठीक है ना। तो इस जगह से इतना डिस्कशन से हम लोग का समझ में आ चुका है कि स्टॉक और सप्लाई दोनों अलग होता है। स्टॉक मतलब होता है जो तैयार करके हम लोग गोदाम में या तो फिर वेयर हाउस में स्टोर करके रखते हैं, वो स्टॉक होता है। और जब मार्केट में जैसे जैसे जिस प्राइस में हम लोग थोड़ा थोड़ा करके निकाल के बाहर में, दैट इज मार्केट में छोड़ते, उसको हम बोलेंगे सप्लाई, ठीक है। देखो इस जगह से एक बार देख लो, ये इस जगह पे एग्जाम्पल एक बार पढ़ सकते हो। स्टॉक इज द टोटल अमाउंट अवेलेबल विद द प्रोड्यूसर्स, इट इज द इंटेंडेड सप्लाई। ये जो वर्ड्स है ये इटसेल्फ एक्सप्लेन कर रही है इंटेंडेड सप्लाई, के मैं इतना सप्लाई करना चाहता हूं, इसीलिए ना मैं प्रोड्यूस किया। और पोटेंशियल सप्लाई, ठीक है, जो स्टॉक है, स्टॉक का तब नियरेस्ट और वर्ड क्या हो सकता है? पोटेंशियल सप्लाई का मतलब भी स्टॉक होगा, और जो इंटेंडेड सप्लाई है उसका मतलब भी स्टॉक ही होता है, ठीक है। पोटेंशियल सप्लाई कितना तुम सप्लाई कर सकते हो, पोटेंशियल तुम्हारे अंदर में पोटेंशियल कितना है सप्लाई करने के लिए। ऑन द अदर हैंड सप्लाई रेफर्स टू द अमाउंट व्हिच इज एक्चुअली ब्रॉट इनटू द मार्केट फॉर सेल, दैट इज एक्चुअल सप्लाई। तो इस जगह पे ये चीज याद रखना कि इंटेंडेड सप्लाई और पोटेंशियल सप्लाई और एक्चुअल सप्लाई, ये तीनों, ये इंटेंडेड और पोटेंशियल सप्लाई और एक्चुअल सप्लाई ये अलग अलग है। एक्चुअल सप्लाई मतलब सप्लाई और इंटेंडेड और पोटेंशियल सप्लाई मतलब स्टॉक, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग कौन सा चीज को समझेंगे? डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। हम लोग क्या करेंगे? फिर से डिमांड चैप्टर में चले जाएंगे। उस जगह पे था ना डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, मतलब एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डिमांड कौन सा फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। उस जगह पे हम लोग का बहुत कुछ मिला था, वो डिस्कशंस नहीं करेंगे, वो सब हम लोग के दिमाग में। तो अभी हम लोग ये देखेंगे प्रोड्यूसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो चीज हम लोग तैयार कर रहे हैं उसका सप्लाई के ज्यादा करेंगे, कम करेंगे, क्या करेंगे, वो कौन सा फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो यही है डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, ठीक है। एक बार देखो, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी एन इंडिविजुअल फर्म और ऑल द फर्म्स आर विलिंग टू प्रोड्यूस एंड offer for sale during a specified period is affected by variety of factors. We explain below the main determinants of supply of a commodity. जो फैक्टर्स डिटरमाइन करता है वही हम लोग देखेंगे। पहला जो है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ऑब्वियसली जो मान लो एक प्रोडक्ट हम लोग बना रहे हैं, जैसे तुम्हारे अगर एग्जांपल लू रोशन के तुम्हारा पापा क्या बना रहा है? कॉपी बना रहे हैं। तो कॉपी का जो प्राइस है अगर वो ज्यादा होगा तो उस हिसाब से वो क्या करेंगे? कॉपी ज्यादा तैयार करके मार्केट में सप्लाई करेंगे। अगर कम होगा तो कम प्रोड्यूस करके वो सप्लाई कम करेंगे। तो जो चीज प्रोड्यूस हो रहा है उसका जो प्राइस है वो है पहला डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई, ठीक है। अगर ज्यादा होगा, क्योंकि हर एक प्रोड्यूसर्स प्रॉफिट अर्न करने के लिए ही प्रोडक्शंस करता है, मान लेता हूं कि, मगर और भी एनजीओ है या तो फिर बहुत सारा प्रोड्यूसर्स है जिसका मेन मोटिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं भी हो सकता है, मगर इन एग्जैक्टली इसलिए हम लोग ये इस जगह पे कंसिडर कर लेंगे कि इस जगह पे जो बिजनेसमैन है वो प्रॉफिट मोटिव है, इसलिए वो प्रॉफिट अर्न करना चाहेगा ज्यादा से ज्यादा। इसलिए प्रोडक्ट का प्राइस जब ज्यादा होगा उसी समय प्रोडक्शन ज्यादा करके सप्लाई भी ज्यादा करेगा, या तो फिर जो स्टॉक है उस स्टॉक से एक्चुअल सप्लाई ज्यादा करेगा, या तो फिर कम कर देगा, ठीक है। প্রাইসটা কোথা থেকে ডিরাইভ হয়? কোন প্রাইসটা? এই যে ভাই প্রোডাক্টের প্রাইসটা ওই তো র ম্যাটেরিয়ালস, ল্যান্ড, লেবার, ক্যাপিটাল, প্রোডাক্ট का प्राइस के जब एक তুই অনেকটা আগে কোশ্চেনটা করে দিলি, তাও বলে দিচ্ছি যেহেতু কোশ্চেনটা করলি, कि जब एक प्रोड्यूसर एक प्रोडक्ट को बेचता है उस समय जो उसका सेल प्राइस कहाँ से डिटरमाइंड होता है? हम लोग ये जानते हैं ना भैया कि प्रोडक्ट जो प्राइस डिटरमाइंड होता है वो
डिमांड और सप्लाई से ये डिटरमाइंड होता है। अभी पूरा हम नहीं समझाएंगे, थोड़ा बहुत समझाएंगे। एग्जैक्टली डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व Exactly. मिडिल पॉइंट थे। तो ये डिमांड अभी के लिए मैं समझा देता हूँ, उसके बाद और भी होगा। ये जो है ये इंडस्ट्री मतलब जहाँ पे ऑल फर्म्स रहता है, जहाँ पे उस इंडस्ट्री बोलो या तो फिर मार्केट बोलो, बेस्ट होगा। ठीक है, मार्केट में उस प्रोडक्ट के इतना डिमांड, उस प्रोडक्ट के इतना सप्लाई। तो ये जो है ना, ये वाला जो है ना, ये प्राइस फिक्स्ड हुआ, ये प्राइस फिक्स्ड हुआ, मान लो 20। ठीक है, अब ये जो प्राइस फिक्स्ड हुआ, इसी प्राइस में जितना भी प्रोड्यूसर्स है सबको बेचना होगा, सबको इसी प्राइस में बेचना होगा। ये मान लो फर्म जॉय को जो प्रोड्यूस करना है उसको इसी दाम पे 20 में ही बेचना है, क्योंकि ये जो प्राइस डिटरमाइंड हुआ है, ये कहां पे डिटरमाइंड हुआ है? मार्केट में। और इस जगह पे हम लोग ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो मार्केट है ये परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट है, जहां पे कोई भी सेलर प्राइस को रेगुलेट नहीं कर सकता है। ठीक है, परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट का तो यही डिमांड कर्व, ये डिमांड कर्व, কি বললে যেন ये डिमांड कर्व है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये अपवर्ड स्लोपिंग, सप्लाई कर्व है, क्योंकि वो पॉजिटिव। ये हम लोग समझेंगे, मगर तुम्हारा क्वेश्चंस को थोड़ा बहुत आंसर देने के लिए मैं इस जगह তো সব এরকম প্রোডাক্ট এরকম গোড়া করে করে দেখে যে কোথায় মিট হচ্ছে ওখানে পয়েন্ট। এক্স্যাক্টলি ऐसे ही होता है। तो এখান থেকে আমরা কি এইটা কেন করে? अब ये जो मार्केट में प्राइस डिटरमाइन हुआ है टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई को लेके, यही प्राइस में हर एक फर्म को प्रोडक्ट को बेचना होगा। ये जॉय को भी बेचना होगा, जितना भी फर्म है सबको इसी प्राइस में बेचना होगा। ठीक है, क्योंकि ये प्राइस कहाँ पे फिक्स्ड होता है? मार्केट में। ठीक है, इसी तरीका से प्राइस फिक्स्ड होता है। ठीक है, बाद में ये पूरा टॉपिक आएगा। अब डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई, सप्लाई का पहला डिटरमिनेंट्स तो हो चुका है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी एक बार पढ़ लेते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ द कमोडिटी इज दिस ओन प्राइस, वही प्रोडक्ट का प्राइस। गिवन अदर थिंग्स, larger quantities of a commodities will be supplied at a higher price and smaller quantity will be supplied at a lower price। सिंपल सा चीज है। ठीक है, नेक्स्ट, गोल ऑफ द प्रोड्यूसर्स। गोल ऑफ द प्रोड्यूसर्स मतलब अगर प्रोड्यूसर्स का ये मन है, ये थिंकिंग है कि मुझे प्रॉफिट ज्यादा नहीं करना है, उसको ये देखना है कि प्रॉफिट मोटिव है या तो फिर सर्विस मोटिव है, कि अगर वो चाहेंगे कि मुझे प्रॉफिट ही अर्न करना है, तो इसलिए जब प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा तभी वो मार्केट में माल को सप्लाई करेंगे, क्योंकि उससे क्या होगा? प्रॉफिट बढ़ेगा उनका। मगर उनका अगर टेंडेंसी कुछ ऐसा हुआ कि प्रॉफिट मोटिव नहीं है मेरा, ठीक है, तो मुझे सप्लाई करना है, नहीं तो बहुत जन का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो गिर जाएगा। तो उस जगह से वो ये सोच सकता है प्रॉफिट प्राइस जो भी है मुझे ये क्वांटिटी तो सप्लाई करना ही, नहीं तो मेरा कंट्री में जितना भी सिटीजन है सबका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग खराब हो जाएगा। तो ये जो मोटिव है, ये मोटिव के ऊपर भी डिपेंड करता है। एग्जैक्टली इस मोटिव के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना सप्लाई हो सकता है इस प्रोडक्ट का। अब देखो एक बार पढ़ लेते हैं, गोल्स ऑफ द प्रोड्यूसर्स। द गोल और ऑब्जेक्ट ऑफ द फर्म also determine the supply of a commodity. The goals of the firm may be profit maximization, sales maximization or risk minimization. Ordinarily, most of the firm try to earn maximum profit. That is why it is assumed in economic theory that the objective of the firm is to earn maximum profit. The higher is the profit from the sale of a commodity, the higher will be the amount supplied by the firm and vice versa. जहां पे सप्लाई करने से ज्यादा प्रॉफिट होगा उस हिसाब से वो सप्लाई करेंगे। तो यही वाला चीज इस जगह पे पूरा डिस्कस है, एक बार पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद इनपुट प्राइस, ऑब्वियसली जो फैक्टर कॉस्ट है, अगर फैक्टर कॉस्ट ज्यादा होगा, 4 फैक्टर्स है ना, वही तो इनपुट प्राइस है। अगर इनपुट प्राइस ही बढ़ जाएगा, मान लो रोशन तुम्हारा जो कैपिटल है बिजनेस का वो 1 लाख है, अब 1 लाख में तुम 10,000 बना सकते थे, 10,000 यूनिट्स बना सकते थे। कैसे? क्योंकि उस समय जो इनपुट का कॉस्ट था वो कम था।
अब मान लो वो अगर इनपुट कॉस्ट अगर डबल हो जाए तो 10,000 तो बना नहीं सकते हो। अब कितना बनाओगे? ऑब्वियसली 5,000 तुम बना सकते हो। तो पहले 10,000 बना पाते थे तो 10,000 सप्लाई करते थे। अब अगर 5,000 बनाओगे तो ऑटोमेटिकली 5,000 ही तुम्हें सप्लाई करोगे। तो इसीलिए बोल रहा है कि जो इनपुट प्राइस है वो इनपुट प्राइस भी डिटरमाइन करता है कि एक प्रोडक्ट मार्केट में कितना सप्लाई होगा। যদি ইনপুট প্রাইস বেশি হয় তো সাপ্লাই বেশি ऑब्वियसली, क्योंकि तुम्हारा जो कैपिटल है वो लिमिटेड है। उस लिमिटेड कैपिटल से तुम रॉ मटेरियल्स कम खरीद पाओगे, ऑटोमेटिकली कम प्रोड्यूस कर पाओगे, ऑटोमेटिकली उतना ही कम तुम सप्लाई कर पाओगे मार्केट में। इनपुट प्राइस मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, वही चीज। ठीक है, एक बार पढ़ लो। Another factors influencing the supply of a commodity is the price of inputs or factors used in the production, such as raw material, labor, machines, etc. If the producers have to pay higher price to secure the factors of productions needed for producing the commodity, its cost of productions will be higher. Given the price of the commodity, a higher cost of productions reduce the profit margin. जब कॉस्ट बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा जो प्रॉफिट, पहले तुम एक जब 10,000 यूनिट तैयार कर रहे थे उस समय तुम एक यूनिट में तुम 10 रुपया प्रॉफिट अर्न कर सकते थे। मगर जब इस बार प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ जाएगा और मान लो अगर परफेक्टली कंपीटिटिव मार्केट होगा तो उस समय क्या करोगे? तुम इक्वली प्रोडक्ट का सेल प्राइस तो बढ़ा नहीं सकते हो ना। एग्जैक्टली, हाँ, वेरी गुड, ये देखो कंसेप्ट आ गया। तो उस समय तुम क्या करोगे? तुम्हें कंप्रोमाइज करना होगा, जो प्रॉफिट मार्जिन है उसको कम करना होगा, क्योंकि उसी दाम पे तुमको बेचना होगा। अब इस समय तुम क्या करना है? प्रॉफिट तुम्हें हाफ कर देना होगा, 5 यूनिट करना होगा पर। ठीक है, यही वाला चीज है। तो इनपुट प्राइस कोई प्रॉब्लम नहीं ना इसमें भी। प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, ऑब्वियसली तुम कितना प्रोडक्शंस करके बेच पाओगे वो तो डिटरमाइन करेगा जो सब्सटीट्यूट गुड्स है या तो फिर जो रिलेटेड गुड्स है। अब रिलेटेड गुड्स के अंदर में दो चीज आता है, एक सब्सटीट्यूट गुड्स, एक है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो वो दोनों का क्या प्राइस है उसके ऊपर भी तो डिपेंड करेगा। जैसे मान लो तुम जो कॉपी तुम बना रहे हो उस कॉपी का प्राइस है 20 रुपीज। अब अगर पायोनियर के जैसा क्वालिटी अगर बता दे कि मैं 15 में वही पेजेस मैं तुम्हें दे दूंगा उतना एक जितना होता है, तो हम लोग थोड़ी ना तुम्हारा जो क्वालिटी है वो हम लोग नहीं खरीदेंगे। हम लोग कहाँ पे चले जाएंगे? पायोनियर में चले जाएंगे। तो यही बोल रहा है कि जो रिलेटेड गुड्स का प्राइस है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि तुम कितना उसको तैयार करके मार्केट में बेचने के लिए छोड़ोगे, ऑफर करोगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, क्लास 11 में हम लोग फिर से चले जाएंगे। एफिशिएंट द टेक्निक मोर द सप्लाई। एग्जैक्टली, मगर उसके साथ और एक कंसेप्ट था, लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव। जब लेबर इंटेंसिव करोगे तब बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, ऑटोमेटिकली उसका जो क्वांटिटी प्रोडक्शन होगा कम होगा। मगर जब तुम मॉडर्न मशीनरीज को इंप्लीमेंट कर दोगे तो ऑटोमेटिकली जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगा। प्रोडक्शन करने के बाद ऑटोमेटिकली तुम क्या करोगे? उसको बेचने के लिए मार्केट में छोड़ोगे। वही बोल रहा है टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन also exert a significant influence on the supply of a commodity. An improvement in the techniques of production, the inventions of new machines and advanced techniques reduce the cost of productions and increase the profit margin, thereby increase profitability, induce the producers to produce more and increase supply thereby. ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट हम लोग देखेंगे वो नेचर ऑफ इंडस्ट्री। मतलब जो इंडस्ट्री मतलब मार्केट, सुन ये सब याद रखना। हाँ, अब मार्केट अगर मान लो परफेक्टली कंपिटिटिव है, उस समय जब प्राइस बढ़ जाएगा, ज्यादा प्रोडक्शंस करके मार्केट में छोड़ोगे। अगर प्राइस कम हो जाएगा तो कम प्रोड्यूस करके मार्केट में तुम बेचने के लिए छोड़ोगे। तो ये परफेक्टली कंपिटिटिव मार्केट अगर होगा तो प्राइस के ऊपर डिपेंड करके तुम्हारा जो प्रोडक्शन और सप्लाई वो डिपेंड करेगा। मगर भैया अगर मान लो मोनोपोली मार्केट है, तुम ही एक हो, तो उस समय क्या प्राइस जो भी करना है तुम तैयार करो, जिस जगह पे जितना सप्लाई करना है वो तो अल्टीमेटली तुम ही डिसाइड करोगे और उस हिसाब से तुम सप्लाई भी करोगे। तो ये जो नेचर ऑफ इंडस्ट्री है, नेचर ऑफ मार्केट है, उसके ऊपर भी तो डिपेंड करता है कि कितना मुझे सप्लाई करना है कितना नहीं करना। ठीक है, देखो द सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन वेदर द इंडस्ट्री इज मोनोपोलिस्ट और कम्पिटिटिव। इन केस ऑफ मोनोपोली, वन फर्म प्रोड्यूस द एंटायर कमोडिटी। A monopolist firm will like to restrict the output so as to raise the market price. But if there is competition among firms, there will be no tendency to restrict the output. और एक चीज है, और एक पॉइंट भी दिमाग में रखना है कि अगर मोनोपोली मार्केट है तो तुम एक काम कर सकते हो, तुम एक आर्टिफिशियल डिमांड मार्केट में क्रिएट कर सकते हो। कैसे? जो तुम प्रोड्यूस कर रहे हो उस प्रोडक्शंस को तुम बहुत दिन के लिए तुम स्टोर में
वेयर हाउस में रख दो। इससे क्या होगा, मार्केट में ये प्रोडक्ट चाहिए, ये प्रोडक्ट चाहिए, एक आर्टिफिशियली डिमांड क्रिएट होगा। ठीक है, उस समय तुम क्या करोगे, आहिस्ते आहिस्ते वही चीज को तुम बेच पाओगे हायर प्राइस में। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मोनोपोली मार्केट हुआ उस समय तुम खुद के मर्जी से कितना तुम सप्लाई करोगे वो डिटरमाइन तुम कर सकते हो। मगर जब परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट है उस समय तुम ये जो सप्लाई है इसको कभी रेस्ट्रिक्ट तुम कर नहीं सकते हो। अगर तुम रेस्ट्रिक्ट कर दिए, ठीक है, उस जगह पे मोनोपोली मार्केट में तुम होगे प्राइस मेकर, मगर परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट में तुम होगे प्राइस टेकर। इसलिए उस प्राइस में जो इंडस्ट्री में फिक्स्ड हो रहा है, जो मैंने दिखाया, उस जगह पे जो प्राइस फिक्स्ड होगा उसी प्राइस में जाके तुम्हें माल को बेचना होगा। अगर तुम नहीं बेचोगे तो जो शेयर ऑफ मार्केट है उस प्रोडक्ट का वो हाथ से निकल के चला जाएगा। इसलिए परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट में माल को बेचना होगा, मगर जो मोनोपोली मार्केट है उस जगह पे तुम थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हो। अब यही है एंगल, किस एंगल से तुम इसको सोचोगे। ठीक है, प्रैक्टिकली सोचना और कुछ नहीं। अब क्या होगा, पॉलिसी ऑफ टैक्सेशन एंड सब्सिडीज। ऑब्वियसली टैक्सेशन मतलब गवर्नमेंट कितना टैक्स चार्ज करेगा, सब्सिडी मतलब गवर्नमेंट क्या बेनिफिट देगा प्रोड्यूसर्स लोगों को। जैसे एक एग्जांपल दिया था ना कि अगर तुम वही आनंद नगर में तुम्हारा प्रोडक्शन यूनिट को बैठाओगे तो जो टैक्स रेट है 20%, अब तुम्हें 5% देना होगा। अब तुम क्या करोगे, तुम्हारे जैसा जो नया फार्म खोलना चाहता है वो उस जगह पे जाएगा, प्रोडक्शंस करेगा, क्योंकि उसका टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, या तो फिर कम दाम में रॉ मटेरियल्स मिल जाएगा, सब्सिडाइज्ड प्राइस में। तो जब तुम लोग फार्म बहुत आ जाओगे तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा, तो ऑटोमेटिकली मार्केट में उस प्रोडक्ट का सप्लाई भी ज्यादा होगा। अब अगर इसका उल्टा देख लोगे कि सब्सिडाइज वो कम कर दिया या तो फिर टैक्स रेट बढ़ा दिया, तो ऑटोमेटिकली कम जनी उसको प्रोडक्शन करेगा और ऑटोमेटिकली उसका जो मार्केट में सप्लाई होगा वो भी कम ही होगा। तो इसीलिए बोला कि गवर्नमेंट का जो टैक्सेशन पॉलिसी और सब्सिडी ये वाला पॉलिसी है, सप्लाई बेसी होगा, हाँ टैक्सेशन दिले सप्लाई कम होगा। एग्जैक्टली सही है। तो इसके ऊपर भी एक प्रोड्यूसर्स का मैन्युफैक्चरिंग क्वांटिटी डिपेंड करेगा, उस हिसाब से उसका सप्लाई भी डिपेंड करेगा। ठीक है, अब ये सब्सिडी ज्यादा करना है, टैक्स को कम करना है, तब जाकर सप्लाई बढ़ेगा। ठीक है, और उल्टा कर दोगे तो ऑटोमेटिकली सप्लाई घटेगा, सब्सिडी कम टैक्स रेट ज्यादा। कोई प्रॉब्लम है भैया, एक बार पढ़ लेना इसको भी। अब 8th पॉइंट कौन सा, एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइस। अब रोशन अगर प्रोड्यूसर से अगर वो ये सोचेगा कि 2 दिन बाद इस प्रोडक्ट का, इस कॉपी का दाम बढ़ने वाला है, तो आज का रिएक्शन क्या होगा रोशन का, बेचेगा ही नहीं कुछ। एग्जैक्टली बेचेंगे नहीं, या तो फिर कम बेचेंगे, दैट इज सप्लाई कम होगा। तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस रिलेटिंग टू द प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट, उसके ऊपर जैसा होगा उस हिसाब से सप्लाई क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे। तो देखो, एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइस, प्रोड्यूसर्स एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर market price affect the supply of any goods. If the producers expect an increase in the price of a commodity in future, they will supply less today and hoard it so as to offer large quantity of the commodity in future at high price. Hoard मतलब होता है होर्डिंग करना, हाथ में रख देना। ठीक है, तो बस स्टॉक के रखे दोगे। एग्जैक्टली वही। नेचुरल नेक्स्ट, natural factors. Natural factors are particularly important for the supply of agricultural product. अच्छा, natural factors, अब देखो कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जो एक टाइम पे वो उगेगा, तो उसको अगर तुम उस समय में सप्लाई नहीं करोगे तो खराब हो जाएगा। सप्लाई करना ही है, कुछ करना है, कुछ कर नहीं सकते हो, सबको तुम वेयरहाउस में डाल नहीं सकते हो। तो ये नेचुरल प्रोडक्ट्स, देखो यही नेचुरल फैक्टर्स आर पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फॉर द सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। तो नेचुरल फैक्टर्स मतलब नेचुरल प्रोडक्ट्स को इंडिकेट करता है। नेचुरल फैक्टर्स लाइक ड्रॉट, फ्लड्स, अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस एक्सेट्रा एडवर्सली अफेक्ट द सप्लाई ऑफ सम कमोडिटीज। हेवी रेन्स, फ्लड्स एंड ड्रॉट्स कंडीशंस विल लीड टू डिक्रीज इन द सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज। एडिक्वेट रेन्स एंड फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशंस में हेल्प यही है। वही समय चांस भालो होगा। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वो ज्यादा उगेगा और उगने के बाद उसको तुम रख नहीं सकते, उसको सप्लाई भी ज्यादा ही होगा। नेचुरल फैक्टर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट, agreement among producers. Sometimes producers may form a pool and enter into some agreement to restrict the supply of a commodity to earn large profit. They will create artificial scarcity of the commodity, and as a consequence the supply will decrease. ठीक है, जो तो सप्लाई तक, हाँ ये होता है। मोनोपोली मार्केट कैसे तैयार होता है पता है, जितना भी छोटा मान लो डुओपोली बोल के एक मार्केट होता है जहां पे 2-3 ऐसा ही सप्लायर होता है, प्रोड्यूसर्स होता है। वो लोग क्या करते हैं, मोनोपोली मार्केट तैयार करने के लिए वो लोग एक जगह पे जुट जाते हैं।
तो उसके बाद वो क्या करते हैं, उसके बाद वो लोग प्लान करते हैं कि कितना हमें प्रोड्यूस करके मार्केट में छोड़ना है, तो वो लोग प्लान करके ऑटोमेटिकली एक वो प्रोडक्ट का जितना मतलब ये प्रोड्यूसर लोग सभी से आ जाए एग्जैक्टली एक जगह पे आके वो लोग प्लान करते हैं कि कितना प्रोड्यूस करके छोड़ना है। तो इसे अगर कम कर देगा तो ऑटोमेटिकली एक आर्टिफिशियल डिमांड मार्केट में तैयार हो जाएगा। उसके बाद वो लोग क्या करेंगे, वही चीज प्रोड्यूस करके आहिस्ते आहिस्ते छोड़ने जाएंगे और कमाएगा और एक्सप्लॉइट होंगे हम लोग, कंज्यूमर लोग। ठीक है, तो ये 10 और लास्ट वाला ये अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज। एक जैसे तुम ही बोल रहे थे ना लास्ट दिन में कि भैया अभी तो ट्रेन बंद है, तो इस जगह इस कारण के लिए हम लोगों का नहीं, ये ऋतिक बोल रहा था ट्रेन बंद है इसलिए हम लोग का जो प्रोडक्ट वो ज्यादा हम लोग बाहर में बेच नहीं पा रहे, सप्लाई कर नहीं पा रहे। तो यही तो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन फैसिलिटी अगर सही नहीं होगा तो ऑब्वियसली सप्लाई कम होगा। जैसे अभी लॉकडाउन है, ट्रेन नहीं चल रहा है, तो ऑटोमेटिकली सब जगह पे तुम लोग का जो प्रोडक्ट है वो कम सप्लाई हो रहा है। अगर अच्छा होगा तो ज्यादा ही हो जाएगा। तो ये सब ये है फैक्टर्स है जिसके ऊपर डिपेंड करता है सप्लाई मार्केट में एक प्रोडक्ट का कितना होगा। ठीक है।